नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प जब से दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं 2024 से लेकर 2026 तक में यूएस के ऊपर जो कर्ज है वो करीब करीब $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा ये बढ़ चुके हैं। जो बाइडेन के टाइम में ये 35 से 36 ट्रिलियन हुआ करता था। आज के टाइम में यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये $39 ट्रिलियन का है, जो यूएस के लिए कंसर्निंग तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और इसी चीज को यहाँ पर कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका के जो नागरिक हैं उनसे ये गुहार की जा रही है कि आप हमें डोनेशन दीजिए ताकि जो यूएस के ऊपर में $39 ट्रिलियन का जो कर्ज है इसे हम लोग कम कर सके। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग सेम आर्टिकल है। लेकिन करंटली इस न्यूज को भारत की जो मीडिया आउटलेट्स हैं इसे कवर नहीं कर रही है, लेकिन वर्ल्ड की जो मीडिया है इसे एक्सटेंसिवली यहाँ पर कवर कर रही है। इतना ही नहीं, इसको लेकर सोशल मीडिया में भी खुल के बातें की जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट है ये अपने नागरिकों से पेपल के जरिए और वेनमो के जरिए जो डोनेशन है इसकी यहाँ पर डिमांड की जा रही है। आपको बता दें कि जो पेपल है, वेनमो है, ये एक पेमेंट सिस्टम है जिस तरीके से हम लोग भारत में यूपीआई यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि क्यों यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जो है ये अपने ही नागरिकों से डोनेशंस की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस का जो कांग्रेसनल बजट ऑफिस है इनका ये मानना है कि आगे आने वाले 10 साल में ये जो कर्ज है ये बढ़कर 58 से लेकर $60 ट्रिलियन तक ये पहुंच जाने वाला है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो आज के टाइम में यूएस के ऊपर में जो टोटल नेशनल डेट है ये $39 ट्रिलियन का है, जो यूएस के जीडीपी का 123.3% है, जहां यूएस को हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर पे करने होते हैं। और पिछले साल यूएस कांग्रेस की जो ज्वाइंट इकोनॉमिक कमेटी है उन्होंने ये कहा था कि यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये हर साल $2 ट्रिलियन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। डेली बेसिस की बात करें तो हर दिन यूएस के ऊपर में $6 बिलियन के हिसाब से यहाँ पर जो कर्ज है वो बढ़ रहे हैं। जबकि 2010 के टाइम में यूएस के ऊपर में जो टोटल डेट था ये $19 ट्रिलियन के अराउंड में था, लेकिन ये आज बढ़कर $39 ट्रिलियन तक ये पहुंच चुका है। तो समझ सकते हैं कि 2010 से लेकर 2026 तक में इस 16 साल में 100% का यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। इवन कि 2036 तक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये $58 ट्रिलियन से लेकर $64 ट्रिलियन ये बढ़ सकता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? जब ट्रम्प दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं 2024 के टाइम में, तब से लेकर अब तक यूएस के ऊपर में $3 ट्रिलियन से ज्यादा जो कर्ज है ये बढ़ गए हैं। तो इस रिसेंट सर्च के पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं वो है ट्रम्प का टैरिफ। और ये बातें मेरी तरफ से नहीं, यूएस का ही जो कांग्रेसनल बजट ऑफिस है जिसे शॉर्ट में सीबीओ कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि यूएस का जो फेडरल डेफिसिट है और जो डेट है ये आगे आने वाले नेक्स्ट डेकेड में और भी ज्यादा ये वाइड हो सकता है। इसके पीछे यहाँ पर कारण भी बताया गया कि ट्रम्प का जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो एक्ट है, इसके अलावा जो पूरी दुनिया भर में जो टैरिफ यहाँ पर लगाया गया ट्रम्प की तरफ से, जहां भारत के ऊपर में भी 50% का टैरिफ लगाया गया था, इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पर क्रैक डाउन किया गया, H1B वीजा को लेकर भी यहाँ पर जो रूल्स है इसे टाइट किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रम्प के टैरिफ के अगेंस्ट यहाँ पर रूलिंग दी जाती है जिसमें यह कहा गया कि यूएस गवर्नमेंट को $1.7 ट्रिलियन इतने रेवेन्यू के यहाँ पर शॉर्टफॉल हुआ है, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि भारत को भी यहाँ पर यूएस जो है ये 10 से लेकर $12 बिलियन यहाँ पर देने वाला है, जो ट्रेडर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी काफी ऐसे स्ट्रक्चरल रीजन है जिससे यूएस के ऊपर में कर्ज बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो टैक्स रेवेन्यू आज के टाइम में यूएस में आता है उससे ज्यादा तो यहाँ पर खर्च हो जाते हैं, तो एक फिस्कल डेफिसिट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हेल्थ केयर से लेकर जो सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट्स है, यूएस को हर साल जो इंटरेस्ट पेमेंट करने होते हैं, अगर इन तमाम खर्चों को मिला दिया जाए तो यूएस की जो स्पेंडिंग है ये उनके टैक्स रेवेन्यू से काफी ज्यादा निकल के आती है। और रिसेंट के जो वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए जहां पर यह कहा जा रहा था कि यूएस को हर दिन $1 बिलियन का यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमने ये भी कहा था कि यूएस को महज वॉर के 6 डेज तक में $11 बिलियन यहाँ पर खर्च कर चुका था। अगर टोटल यहाँ पर खर्च निकाला जाए तो ये $35 बिलियन से भी ज्यादा निकल के आता है। और इसी बीच में ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी अनाउंस कर दिया कि यूएस का जो बजट है जो फिलहाल भी $850 बिलियन के अराउंड में है, इसे हम लोग बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन ये करने वाले हैं। और ये भी अनाउंसमेंट तब लिया गया जब यूएस और ईरान के बीच में ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। अब सवाल ये निकल के आता है कि यूएस के ऊपर जो कर्ज है इसे कम करने के लिए यूएस जो है एक यूनिक मैकेनिज्म्स के तहत में यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इनकी तरफ से गिफ्ट्स टू रिड्यूस द पब्लिक डेट प्रोग्राम, इसके जरिए यहाँ पर डोनेशंस की डिमांड की जा रही है। आपको पहले बता दें कि ये जो प्रोग्राम है इसे 1961 के टाइम में स्टार्ट किया गया था, जिसमें यूएस के जो नागरिक हैं ये वॉलंटरी बेसिस पर यूएस को यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर ये हुआ है कि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है इसे यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे pay.gov, जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके जरिए यूएस जो गवर्नमेंट है ये डोनेशंस को एक्सेप्ट करती है, जो अब तक यहाँ पर बैंक अकाउंट के जरिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए
पेमेंट को एक्सेप्ट किया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पेपल अकाउंट और वेनमो अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जिससे होगा ये कि इस पेपल अकाउंट के जरिए इजिली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्हें डोनेट किया जा सकता है। जिस तरीके से हम लोग यूपीआई में करते हैं, अमाउंट को टाइप करने के बाद में एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो पूरा जो प्रोसेस है आसान बनाया गया। लेकिन इन सब में फन फैक्ट वाली बात यहाँ पर यह है कि यूएस के ऊपर जो टोटल कर्ज है 39 ट्रिलियन डॉलर का, इसी डोनेशंस की मदद से यूएस कम नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 1961 के टाइम में जब इस तरह के प्रोग्राम को यहाँ पर चलाया गया था, तो 1961 से लेकर 1996 तक 67 मिलियन डॉलर के यहाँ पर डोनेशंस इकट्ठा किया गया था। यहाँ तक कि 1996 से लेकर अब तक 2026 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है ये 30,000 डॉलर का है महज, जबकि यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये 39 ट्रिलियन डॉलर का है। खैर, यूएस के रेट को लेकर आईएमएफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले यूएस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई थी और ट्रम्प बार बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दे रहे थे कि अगर हमारे टैरिफ के अगेंस्ट में रूलिंग आती है तो यूएस में 1929 स्टाइल जो डिप्रेशन है, जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, एक बार अगेन हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1929 के टाइम में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम में कुछ ऐसे भी मंजर देखने को मिले थे कि जो चिल्ड्रेन है या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है उन्हें कैटल की तरह बेचा जा रहा था। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, सेलिंग चिल्ड्रेन इन अमेरिकाज ग्रेट डिप्रेशन। मिस यूएस में गरीबी इस तरीके से स्प्रेड हो रही थी और इसको लेकर यूएस के ऊपर में काफी प्रेशर भी था और यूएस इस चीज से बाहर निकलने के लिए डिफेंस फैक्ट्री का सहारा लेता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह थी कि डिफेंस को यहाँ पर खरीदे कौन, तो इसके जस्ट बाद होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 में जाकर खत्म होता है। इस बीच में यूएस ने काफी यहाँ पर हथियार बेचे, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जहां पूरी दुनिया को यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ रहा था, वहीं यूएस को इकोनॉमिकली काफी फायदा पहुंच रहा था और इस तरीके से यूएस की जो इकोनॉमी है वो अगेन रिवाइव की जाती है। तो ट्रम्प का ये जो वार्निंग है 1929 स्टाइल जो डिप्रेशन है अगेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्या ये जो ईरान वॉर है क्या इससे लिंक किया जा सकता है? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी जब यहाँ पर प्रॉब्लम फेस की है, यूएस अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वॉर का सहारा लेता है। लेकिन इसको लेकर आईएमएफ का यहाँ पे ये कहना है कि यूएस की ये जो प्रॉब्लम है ये एआई के जरिए सही की जा सकती है, जहां पर एआई के जरिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है, जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर जो ऑडिट ऑप्टिमाइजेशन है इसे सही किया जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है इसे बूस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक कि जो फिस्कल प्लानिंग है इसे भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन अगर यूएस के ऊपर जो कर्ज है 39 ट्रिलियन डॉलर का, ये आगे आने वाले टाइम में अगर और भी ये बढ़ता है तो इसका जो इम्पैक्ट है हमें ग्लोबल लेवल में भी देखने को मिल सकता है। जहां पर यूएस की जो इकोनॉमी है अगर डीस्टेबलाइज होती है तो इम्पैक्ट कहीं न कहीं पूरी दुनिया में भी होगा और ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट हमें भारत में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया जो है ये डिफेंसिव आइसोलेनिज्म की तरफ शिफ्ट कर रही है। जहां भारत की बात करें तो हम लोग अपने आत्मनिर्भर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर्स में भी हम लोग स्वदेशी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग आज के टाइम में अपने ट्रेड को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जहां पर यूएस के ऊपर में अपने रिलायंस को कम करते हुए बाकी देशों के साथ हम लोग एफटीए को साइन कर रहे हैं, जहां हम लोग पहले यूके के साथ में, ओमान के साथ में और अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ में हमने एफटीए को यहाँ पर साइन किया है। जबकि यूएस इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है जो पिछले साल से हम लोग यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी जो कंक्लूजन है निकल नहीं पाया। और इसको लेकर पीयूष गोयल जी ने भी यहाँ पे कहा था कि अब हमें यहाँ पर प्रेफरेंशियल एक्सेस चाहिए। इतना ही नहीं, हम लोग अपने डिफेंस बजट में भी हम लोग आज के टाइम में अपने डिफेंस बजट में भी जो अलोकेशंस है ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा कर रहे हैं। रही बात चाइना और रशिया की, ये भी रैपिडली अपने डिफेंस स्पेंडिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि जो यूएस लेड फाइनेंशियल ऑर्डर है अगर ये कोलैप्स भी होता है तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल में कम देखने को मिले। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।